दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 अगस्त 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार सरकार अब सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु पर मुआवजा देगी। जी हां, बिहार सरकार के परिवहन विभाग से जारी अधिसूचना के मुताबिक सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति को 5 लाख रुपया मुआवजा देगी, यानी कि उसके परिजनों को देगी, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए तक का मुआवजा देने का प्रावधान है। जब परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बिहार के सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी को पत्र लिखकर तत्काल मुआवजा भुगतान करने और फिर दवा निष्पादन की कार्रवाई के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट के जरिए दुर्घटना मुआवजा देने का प्रावधान सुनिश्चित कराया है। यह परिवहन सचिव ने बताया है कि मुआवजा के भुगतान के लिए सभी एसडीओ और जिला अधिकारी को दुर्घटना दावा मूल्यांकन का अधिकार प्राप्त है। यह योजना 15 सितंबर से पूरे बिहार में लागू हो जाएगी। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में जो लोग प्रतिदिन मधुमेह और बीपी की दवाएं लेते हैं उन लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है, क्योंकि बिहार में दिल, मधुमेह और बीपी की दवाएं महंगी हो गई है। खबर के मुताबिक 2 महीने के अंदर ही दवाओं कंपनियों ने नए बैच के साथ 10 से 20% तक दवाओं के दाम बढ़ा दिए हैं। इसका सीधा असर प्रतिदिन दवा लेने वाले लोगों पर पड़ेगा। उन्हें दवा लेने के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि दवा कंपनियों ने रोजाना यूज होने वाली खासकर दिल, कैंसर और सांस रोग से संबंधित दवाएं महंगी कर दी है। जे बाजार में दवाओं की मांग बढ़ते ही दवा कंपनियों ने नया बैच जारी कर दिया है, जिससे दवा के दाम में बढ़ोतरी हुई है। जे मिली जानकारी के अनुसार अगस्त महीने में फिर से दवा कंपनियों ने नया बैच जारी कर दिया है। इससे ग्राहकों पर सबसे ज्यादा असर दिखेगा, क्योंकि दवा कंपनियां हर बैच नंबर के साथ 5 रुपए से 20 रुपए तक बढ़ोतरी करती है। दोस्तों बिहार में लंबे समय से कोरोना महामारी की वजह से बंद स्कूल एक बार फिर से खोल दिए गए हैं। धीरे धीरे सही, पर छात्र छात्राओं ने स्कूल आना शुरू कर दिया है। शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सरकार गंभीर है। बिना सूचना दिए गायब रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए बिहार शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 9 अगस्त से 13 अगस्त के दौरान कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 165 शिक्षक और कर्मचारी बिना किसी सूचना के स्कूलों से गायब मिले, जिसमें सबसे ज्यादा रोहतास जिले में 67 शिक्षक अनुपस्थित रहे। जानकारी के मुताबिक स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों में पटना में 6, रोहतास में 67, गया में 2, जहानाबाद में 1, औरंगाबाद में 11, मुजफ्फरपुर में 6, पूर्वी चंपारण में 7, शिवहर में 11, समस्तीपुर में 4, सहरसा में 6, पूर्णिया में 2, अररिया में 9, बांका में 1, मुंगेर में 16, शेखपुरा में 2, लखीसराय में 10, खगड़िया में 2 और बेगूसराय में 2 शिक्षक या फिर कर्मचारी अनुपस्थित थे। इन अनुपस्थित शिक्षकों और कर्मचारियों पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने नो पे फॉर नो वर्क के तहत वेतन काटने के आदेश दिए हैं। दोस्तों बिहार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी देने का आदेश दे दिया है। बिहार सरकार के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा गुरुवार को सरकारी सेवकों एवं पेंशनधारकों को 28% महंगाई भत्ता की स्वीकृति का संकल्प जारी कर दिया गया है। विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह द्वारा जारी संकल्प के अनुसार 1 जुलाई से बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाएगा और बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता का भुगतान सितंबर के वेतन में जोड़कर होगा। दोस्तों बिहार की सियासत में इस वक्त जो हलचल मची हुई है उसने तमाम राजनीतिक पार्टियों को परेशान कर रखा है। जेडीयू में जहां 3 बड़े नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई दिख रही है, तो वहीं आरजेडी में भी तेज प्रताप और जगदानंद सिंह के बीच चल रहे विवाद ने गंभीर मोड़ ले लिया है। इस राजनीति के बीच जेडीयू में बिहार यात्रा की सियासत तेज हो गई है। आपको बता दूं कि जेडीयू के 4 दिग्गज नेता ललन सिंह, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और उमेश कुशवाहा आजकल यात्राओं पर निकले हुए हैं। जाहिर
तौर पर इन यात्रा के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके आरसीपी सिंह केंद्र में जब से मंत्री बने हैं तब से जेडीयू के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बताया जा रहा है कि इसी के बाद ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच दूरी बढ़ गई है, लेकिन इसी बीच ललन सिंह की नाराजगी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर ललन सिंह को बिठा दिया गया, जिसके बाद उनके समर्थक उत्साहित दिखे और इसका नजारा राजधानी पटना में भी दिखा। यह शक्ति परीक्षण की होड़ मची है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जब पहली बार पटना आए तो फिर उनके स्वागत में जो भीड़ उमड़ी, उसके बाद जेडीयू की सियासत अंदर खाने और गर्म हो गई। लेकिन ठीक इसके 10 दिन बाद जब आरसीपी सिंह मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे तो उनके समर्थकों ने भी स्वागत में पूरी ताकत झोंक दी। इसी के साथ शुरू हुआ जेडीयू में शक्ति परीक्षण का दौर। यह चर्चा अभी तक हो रही है कि स्वागत समारोह किसका बड़ा था, आरसीपी सिंह का या फिर ललन सिंह का। यह बात यहीं तक नहीं रुकी। जेडीयू के 3 बड़े नेता ललन सिंह, आरसीपी सिंह और फिर उपेंद्र कुशवाहा के बीच अंदर खाने चर्चा है कि जेडीयू के समर्थकों में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं में न सिर्फ वे लोकप्रिय हैं बल्कि पार्टी संगठन पर भी उनकी पकड़ है। दोस्तों, कटिहार जिले के कई गांव फिलहाल बाढ़ की चपेट में हैं। जहां कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिसका खामियाजा यहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जहां लोगों को कहीं आने जाने के लिए भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लोगों का आरोप है कि इसी आपदा की घड़ी में भी बिहार सरकार और जिला प्रशासन की ओर से उनकी कोई भी मदद नहीं की जा रही है। इसी कड़ी में कल कटिहार में राशन पानी की मांग को लेकर बाढ़ पीड़ितों ने NH-31 को जाम करके प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों बाढ़ पीड़ित परिवार ने कटिहार के कोरा थाना क्षेत्र के डुमर पुल के पास NH-31 जाम करके प्रदर्शन करके 1 घंटा से भी अधिक समय तक प्रदर्शन किया। यह बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि अब तक उन लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिला है। इसी को लेकर डुमर पुल के पास NH-31 सड़क जाम करके बाढ़ पीड़ितों ने प्रदर्शन किया। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के गया जिले से सामने आ रही है, जहां नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चों की डूबने से जान चली गई। इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना गया जिले के वजीरगंज में स्थित सुडनी गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार वंशी नदी में नहाने गए 3 बच्चों की नदी में डूबने से जान चली गई। लोगों के मुताबिक गड्ढे में डूबने की वजह से तीनों बच्चे डूब गए और फिर तीनों की जान चली गई। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में चल रहे अंदरूनी घमासान का बड़ा फोटो फिनिश देखने को मिल सकता है। तेज प्रताप यादव लगातार आग बरसा रहे हैं। पार्टी से लेकर परिवार तक में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बीच अब सीधी भिड़ंत देखने को मिल रही है। आरजेडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जगदानंद सिंह से लेकर तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोलने वाले लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव के ऊपर अब कार्रवाई हो सकती है। तेज प्रताप यादव के ऊपर जिस एक्शन की तैयारी चल रही है, उसमें उनके पिता लालू प्रसाद यादव की भी मौन सहमति की बात सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव का सीधा आरोप है कि संजय सिंह, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, उनके इशारों पर पार्टी चल रही है। उन्होंने संजय सिंह की हैसियत बताते हुए लिखा है कि वे किसी को सरपंच तक नहीं बनवा सकते, लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखा रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि संजय यादव एक ऐसे प्रवासी सलाहकार हैं जो लालू परिवार और आरजेडी में मतभेद पैदा करवा रहे हैं। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव को लेकर पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये शायद आपको पहले भी मालूम हो गया है, क्योंकि केडीबी लैब के माध्यम से आप लोगों को बताया भी गया है। साथ ही साथ सभी मतदान केंद्र पर बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएगी। खबर के अनुसार इसको लेकर बिहार निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। बूथों पर बायोमेट्रिक मशीन लगने से बोगस वोटिंग रुक जाएगी और कोई दूसरा व्यक्ति वोट नहीं दे सकेगा। साथ ही साथ मतदाता का पहचान करना भी आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि बायोमेट्रिक मशीन से जुड़ा पहले चरण का ट्रायल पूरा हो गया है। जल्द दूसरे चरण का ट्रायल पूरा किया जाएगा। बायोमेट्रिक मशीनों से बूथ पर वोट डालने आने वाले वोटर का मतदान से पहले फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। उसके बाद फेस रीडिंग की जाएगी और उसका छोटा सा वीडियो लिया जाएगा। इससे फर्जी वोटिंग नहीं हो सकेगी।
दोस्तों पटना एम्स युवाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। जहां पटना एम्स की ओर से सीनियर रेजिडेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इन पदों पर भर्ती होने के लिए पूरी जानकारी हम आपको अभी बता रहे हैं। जी हां, पटना एम्स ने सीनियर रेजिडेंट के 18 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। पदों की बहाली एड हॉक बेसिक पर ली जाएगी। जो भी उम्मीदवार इस जॉब के लिए इच्छुक हैं वे 25 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित होने वाले वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों बिहार में आजकल दो विरोधी एक एजेंडे पर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इतने साथ खड़े हैं कि एक विरोधी के गठबंधन दोस्त की चिंता बढ़ गई है। यह दो विरोधी मतलब लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू। यह जातीय जनगणना कराने की रेस में दोनों ही यानी कि ये दोनों ही एक ही ट्रैक पर हाथ पकड़कर दौड़ रहे हैं। वहीं गठबंधन दोस्त यानी कि बीजेपी जेडीयू का हाथ छूट ना जाए इसीलिए अब बैक फुट पर नजर आ रही है। यह दरअसल जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मिलने का समय मांगा था। अब आखिरकार चिट्ठी लिखे जाने को 2 हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को मिलने का समय दे ही दिया है। यह मुलाकात कई मायनों में अलग है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 अगस्त को अकेले नहीं बल्कि आरजेडी नेता और अपने विरोधी तेजस्वी यादव के साथ पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। तेजस्वी यादव ने अभी हाल ही में बिहार के बाकी विपक्षी पार्टियों के साथ सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और साथ मिलकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने को कहा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा था कि जाति आधारित जनगणना करने के लिए बिहार के प्रतिनिधिमंडल के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था। जी आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि 23 अगस्त को मिलने का समय उन्होंने दिया है। इसी साल देश में जनगणना होनी है। बिहार में सभी राजनीतिक दल जातीय जनगणना की मांग उठा रहे हैं लेकिन जातीय जनगणना पर बीजेपी और मोदी सरकार राजी नहीं है। वहीं नीतीश कुमार एनडीए और सरकार में बीजेपी के साथ होने के बावजूद भी बार बार जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। दोस्तों बिहार के मुंगेर नालंदा खुला विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रतिकुलपति की नियुक्ति की गई है। जहां राज्यपाल फागू चौहान ने इन विश्वविद्यालयों के कुलपति प्रतिकुलपति की नियुक्ति के लिए गठित सर्च कमेटी की अनुशंसा के बाद बिहार सरकार से विचार विमर्श के बाद शिक्षाविदों को इन पदों पर नियुक्त किया है। राज्यपाल सचिवालय द्वारा गुरुवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर प्रोफेसर श्यामा राय को नियुक्त किया है, जबकि पटना में स्थित नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर प्रोफेसर कृष्ण चंद्र सिन्हा को नियुक्त किया गया है। मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना के कुलपति के पद की जिम्मेवारी प्रोफेसर मोहम्मद कुद्दूस को दी गई है। जब पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के कुलपति के पद पर प्रोफेसर राजनाथ यादव को नियुक्त किया है, जो फिलहाल इसी विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति हैं। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल में तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह का विवाद गहराता जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष जदयू ने आरजेडी पर हमला बोला है तो वही कांग्रेस ने इसे आरजेडी का आंतरिक मामला बताते हुए कहा है कि इसे विपक्षी एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आरजेडी ने इस विवाद पर कहा है कि तेज प्रताप जो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच होगी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वे किसी भी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं। उधर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश जवान ने तेजस्वी यादव की तुलना अलाउद्दीन खिलजी से कर दी है। जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश जवान ने तेजस्वी यादव को खिलजी परस्त बताते हुए कहा कि अलाउद्दीन खिलजी को वे अपना आदर्श मानते हैं। तेजस्वी यादव कुर्सी के लिए खिलजियों की तर्ज पर अपने परिवार को लोगों का राजनीतिक कत्ल कर रहे हैं। तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि लालू परिवार में कोई भी नेता बचे जो उनकी कुर्सी को चुनौती दे सके। दोस्तों जदयू में मिलन समारोह का सिलसिला जारी है। एक तरफ जदयू ने अपने सहयोगी दलों भाजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को ही झटका दिया है। जी हां, शुक्रवार को भाजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेताओं ने जदयू का तीर संभाल लिया है, यानी कि जदयू का दामन थाम लिया है। जदयू के प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री अशोक चौधरी और परिवहन मंत्री शीला मंडल ने इन लोगों को सदस्यता दिलाई। दोस्तों इंटरनेट आज हमारी बुनियादी जरूरत बन गया है। जिन्हें जानकारी से संदर्भ खोजने और फिर अपडेट रहने के लिए इंटरनेट का व्यापक रूप से और लगातार उपयोग हो रहा है। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इंटरनेट हमारे हाथ का हथियार बन गया है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि इंटरनेट पर सर्च करने से कोई भी बीमारी हो सकती है? जहाँ बहुत से लोग किसी भी बीमारी के लक्षण जानने, बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ उपचार के बारे में जानकारी लेने के लिए लगातार इंटरनेट पर खोज कर रहे हैं। मौजूदा
कोरोना काल में ये अनुपात बढ़ा है, लेकिन लगातार इंटरनेट पर बीमारियों के बारे में जानकारी खोजने से आप और भी बीमार हो सकते हैं। जब बीमारियों के लिए इंटरनेट पर लगातार खोज करना बीमारी की वजह बन सकता है। यह इंटरनेट पर जानकारी लेने से आप अपने स्वास्थ्य को लेकर बेवजह चिंतित हो जाते हैं। इसे मेडिकल साइंस में साइबर कांड्रिया कहा जाता है। यह स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अबरार मुल्तानी ने कहा है कि मान लीजिए कि आप इंटरनेट पर सिर दर्द के बारे में सर्च करते हैं। ऐसे में इंटरनेट आपको सामान्य सिर दर्द से लेकर ब्रेन ट्यूमर तक की सारी जानकारी देता है। हमें ब्रेन ट्यूमर के लक्षण और उस बीमारी की जानकारी मिलने लगती है, क्योंकि गंभीर मामलों को पहले समझना मानव स्वभाव है। इस जानकारी को पढ़ते पढ़ते हम और ज्यादा घबरा जाते हैं। यह हमारी नींद में खलल पड़ जाती है और इसीलिए हमारे शरीर में पित्त की समस्या बढ़ जाती है। तो अगर आप भी इंटरनेट पर बीमारी से जुड़ी जानकारियां खोजते हैं, सर्च करते हैं, तो फिर संभल जाइए, न तो फिर उल्टे आपको और भी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। जब बहनें इस त्यौहार को खास बनाने के लिए तैयारी में जुटी हुई है। इस बीच मुजफ्फरपुर की बहनें सैनिकों की कलाई पर राखी बांधने की तैयारी कर रही है। बिहार यूनिवर्सिटी के महिला शिल्प कला भवन कॉलेज की छात्राओं ने अपने हाथों से सैनिक भाइयों के लिए राखी तैयार कर रही है। एनसीसी बिहार के सैन्य अधिकारियों को छात्रों द्वारा तैयार राखियां सौंप दी गई है। ये राखियां उन सैनिक भाइयों की कलाई पर बांधी जाएगी जो सरहद पर सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नलिल विलोचन कहते हैं कि इस कॉलेज की छात्राएं सामाजिक गतिविधियों में भाग लेती है। सैनिकों के लिए राखी बनाना छात्रों की सोच है। कॉलेज की एनसीसी और एनएसएस की छात्रा अगस्त माह आते ही इसकी तैयारी में लग गई है। दोस्तों, ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार अब राज्यों को मिल गया है। जहां राज्यों को ओबीसी आरक्षण सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले 127वें संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से हरी झंडी मिलते ही ये बिल अब कानून की शक्ल ले चुका है। आपको बता दूं कि मानसून सत्र के खत्म होने से ठीक पहले लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी इस बिल को मंजूरी मिल गई थी। इस बिल का पक्ष और विपक्ष दोनों ने समर्थन किया था। इस कानून के बनने से ओबीसी समुदाय को एक तरह से बड़ा तोहफा मिल गया है। यह दरअसल संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में मौजूद सभी 186 सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया है। यह राज्यसभा में जहां इस बिल के पक्ष में 186 वोट पड़े थे, वहीं लोकसभा में 385 वोट पड़े थे। अब कानून बन जाने के बाद इसके तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तय करने और फिर उन्हें कोटा देने का अधिकार होगा। दोस्तों, लगातार उपनाने के बाद कोसी, गंडक, बागमती, कमला सहित उत्तर बिहार की दूसरी नदियों का जलस्तर घटना शुरू हो गया है। इधर पटना में भी गंगा दीघा घाट में खतरे के लाल निशान से नीचे चली गई है। जब पटना के नजदीक सोन और पुनपुन भी लाल निशान से नीचे आ गई है। केंद्रीय जल आयोग से मिली जानकारी के अनुसार पटना में गुरुवार को गंगा 51 सेंटीमीटर नीचे उतरकर लाल निशान से 13 सेंटीमीटर नीचे आ गई है, जबकि गांधी घाट पर 48 सेंटीमीटर नीचे आ गई है, लेकिन खतरे के निशान से अब भी 54 सेंटीमीटर ऊपर है। जब पटना के निकट हाथीदह में 24 सेंटीमीटर नीचे, इधर मुंगेर में भी पानी कम हुआ है। दोस्तों, जनता का मूड भांपने के लिए यानी कि जनता का रिएक्शन जानने के लिए मंत्री और नेता जनता के बीच पहुंच जाते हैं। इसी बीच गुरुवार को रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऐसा ही कुछ किया, जहां वे अचानक ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने रेल यात्रियों से बातचीत की। रेल मंत्री ने उनसे ट्रेन में मिलने वाली सेवाओं और साफ सफाई पर उनका फीडबैक लिया। जहां आपको बता दें कि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जन आशीर्वाद यात्रा के लिए 4 दिन के लिए उड़ीसा पहुंचे हुए हैं। इसी दौरान उन्होंने भुवनेश्वर से रायगढ़ के बीच का सफर रेल से किया। अश्विनी वैष्णव ने इस दौरान न सिर्फ यात्रियों से बातचीत की, बल्कि उन्हें रेलवे को लेकर प्रधानमंत्री के विजन से भी परिचित किया। साथ ही रेल मंत्री ने यात्रियों को पीएम मोदी की देश के विकास को लेकर सोच से भी रूबरू कराया। स्थानीय भाषा में भी बातचीत के दौरान रेल मंत्री ने कोच में सवार युवाओं से बातचीत की। उन्होंने स्थानीय भाषा में युवाओं से संवाद किए यानी कि बातचीत की। रेल मंत्री ने लोगों से उनके दैनिक जीवन और भविष्य की योजनाओं के बारे में भी पूछा। वहीं अपने बीच रेल मंत्री को पाकर ट्रेन में सवार यात्री भी काफी खुश थे।
दोस्तों बिजली चोरी रोकने को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, अब हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेगा, यानी कि पहले रिचार्ज करें फिर बिजली का उपयोग करें। जी हां, पावर मिनिस्ट्री ने पूरे देश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने को लेकर टाइम लाइन निश्चित कर दिया है। इस स्मार्ट मीटर में प्री पेमेंट की सुविधा होगी, जिसका इस्तेमाल सरकारी विभागों, कमर्शियल पर्पल और इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए किया जाएगा। जहां पावर मिनिस्ट्री की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक एग्रीकल्चर के अलावा हर जगह प्री पेमेंट मोड में स्मार्ट मीटर काम करेगा। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दिसंबर 2023 तक सभी ब्लॉक लेवल सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगा दिया जाएगा। ये प्रीपेड मीटर की तरह काम करेगा। इससे डिस्कॉम का घाटा कम होगा। इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कमीशन इस डेडलाइन को भी 2 बार अधिकतम 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें उचित कारण भी बताना होगा। पूरे देश में मार्च 2025 तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। दोस्तों अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं तो बिना अपनी अकल लगाए ना तो किसी मैसेज या फिर खबर पर भरोसा करें और ना ही उसे फॉरवर्ड करें, यानी कि शेयर करें। ये मैसेज फेक भी हो सकते हैं, यानी कि गलत भी हो सकते हैं। जी अब देखिए, इन दिनों एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिलने की खुशी में मोदी सरकार सभी नागरिकों को 12 महीने फ्री रिचार्ज का अवसर दे रही है। इस दावे पर यकीन करने से पहले जान ले कि यह पूरी तरीके से फर्जी है, गलत है, फेक है। वहीं एक अन्य फेक न्यूज के जरिए बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर के चलते सभी स्कूल कॉलेज 30 सितंबर के लिए बंद कर दिए गए हैं। हालांकि पीआईबी ने इसे भी फर्जी बताया है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है। यह बात पीआईबी फैक्ट चेक में साबित हो चुकी है। आपको बता दें कि पीआईबी भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रम, पहल और उपलब्धियों के बारे में समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को सूचना देने वाली प्रमुख एजेंसी है। दोस्तों अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर यातायात पुलिस केवल फोटो खींचकर वाहन चालकों के पास चालान नहीं भेज पाएगी। यह सड़क परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए नियमों में बदलाव किया है। जी हां, अब पुलिस को यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन या चालक यानी कि गाड़ी मालिक का चालान करने के लिए फुटेज यानी कि रिकॉर्डिंग अनिवार्य रूप से करनी होगी। इसके लिए परिवहन विभाग और राज्य की पुलिस चौराहों, सड़कों और हाईवे पर डिजिटल उपकरण लगाएंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने देश के 132 शहरों को चिन्हित किया है जहां पर डिजिटल उपकरण लगाकर यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। मौजूदा समय ट्रैफिक पुलिस कई श्रेणी के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर कैमरे से फोटो खींचकर चालान भेजती है। जी हां, अभी यह सिस्टम लागू है। इसमें कई बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाला गाड़ी मालिक पुलिस को गलत साबित करने की कोशिश करता है। यह नियम नहीं तोड़ने की बात कहता है। इस तरह पुलिस और अदालत का समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन नई अधिसूचना के बाद पुलिस को कुछ खास श्रेणी की ट्रैफिक नियम तोड़ने पर फुटेज यानी कि वीडियो लेना होगा, जिसे अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। इस तरह वीडियो फुटेज में ही स्पष्ट हो जाएगा, जिससे गाड़ी मालिक अपने आप को निर्दोष नहीं बता पाएगा। दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। काबुल पर कब्जा करने के बाद से ही अफगान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हालात बेहद खराब हैं। इस बीच एयर स्पेस बंद होने की वजह से भी मुश्किलें बढ़ गई है। ऐसे में तालिबान के खौफ में रह रहे भारतीयों की मदद के लिए अफगानिस्तान स्पेशल सेल के गठन के बाद अब विदेश मंत्रालय ने लोगों से नए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर को ट्वीट में शेयर किया है और शेयर करते हुए अफगान में फंसे हुए भारतीयों को मदद के लिए संपर्क करने का आग्रह किया है। उन्होंने लिखा है कि अफगानिस्तान में सभी भारतीय नागरिकों को सहायता के लिए विशेष अफगानिस्तान सेल से संपर्क करने की आवश्यकता है। अगर आपने अभी तक संपर्क नहीं किया तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है, यानी कि नंबर दिया गया है। आप इन नंबरों पर कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बता दें कि तालिबान की वापसी के बाद से अफगानिस्तान के हालात बेहद खराब हो गए हैं। कई भारतीय नागरिक अब भी वहां फंसे हुए हैं। इस बीच सैकड़ों की संख्या में लोगों को भारत लाया भी जाया गया है। दोस्तों बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 2-3 दिनों से बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल समेत
पूरे बिहार में लगातार बारिश हो रही है। मौसम का बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। जब मौसम विभाग की ओर से आज एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। जब बिहार के दर्जन भर जिलों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात होने की भी आशंका जताई गई है। जी हां, आज सुबह सुबह पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 2 से 3 घंटे में मौसम करवट बदल सकते हैं और गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली के कुछ इलाकों में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ इलाकों में वज्रपात की भी प्रबल संभावना है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर और मधुबनी में भी कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश हो सकती है। इसलिए लोगों को अपने घरों में सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। दोस्तों, शहाबुद्दीन परिवार के बेहद करीबी और सिवान के रघुनाथपुर से आरजेडी विधायक हरिशंकर यादव ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से उनके आवास पर मुलाकात की है। ये दोनों के मिलने जुलने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जी आरजेडी में मचे घमासान के बीच फोटो वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जी हालांकि हरिशंकर यादव के अनुसार वे अस्पताल की समस्या को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत करने के लिए पहुंची थी। आरजेडी विधायक हरिशंकर यादव ने कहा है कि रघुनाथपुर रेफरल अस्पताल बिल्कुल जर्जर हालात में है। इसके नए भवन के निर्माण के लिए 6 करोड़ 50 लाख रुपए में टेंडर हुआ है। उन्होंने विधानसभा में 2 बार आवाज भी उठाई है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो सका है। इसलिए वह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मिलने के लिए गए थे। दोस्तों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि जब मेरी सरकार थी उस समय मुख्यमंत्री रहते 34 निर्णय लिए गए थे। मेरे मुख्यमंत्री से हटने के बाद मेरे सभी निर्णय को रोक दिया गया, लेकिन बाद में सरकार द्वारा 25-26 फैसले को नाम बदल कर लागू किया गया। जब बचे हुए निर्णय को भी सरकार लागू करे, ये हमारा प्रयास होगा। आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी पार्टी की ओर से आयोजित अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ की बैठक में बोल रहे थे। जहां आपको यह भी बता दूं कि जीतन राम मांझी के सीएम पद से हटने के बाद नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने थे। जब तब से लगातार नीतीश ही मुख्यमंत्री हैं और उनकी मौजूदा सरकार में मांझी की पार्टी भी शामिल है। जहां उनके बेटे सुमन मांझी सरकार में मंत्री भी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो फिर निश्चित तौर पर जो सभी निर्णय लिए गए हैं वे लागू करेंगे, जिसका लाभ हर वर्ग के लोगों को मिलेगा। जीतन राम मांझी के बयान को उसकी पार्टी का मुख्यमंत्री बनने से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार में तो वे अभी भी शामिल है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ें, तभी हम मजबूत होंगे और सत्ता में मुख्य भूमिका होगी। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नितिन गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय लोकतंत्र का आदर्श बताया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि सत्ता दल और विपक्ष को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और एक दूसरे को सम्मान देकर लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। ये बात उन्होंने बुधवार को एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बताया है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कृषि कानून बिल, तेल के दाम और पेगासस को लेकर विपक्ष की ओर से किए गए हंगामे पर नितिन गडकरी ने कहा कि अटल जी की विरासत हमारी प्रेरणा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय लोकतंत्र में बड़ा योगदान दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में अपने दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उन दिनों में विपक्ष का नेता था और सदन को बाधित करने के लिए विपक्ष का नेतृत्व कर रहा था। इस दौरान मैं अटल जी से मिला तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह का आचरण सही नहीं है और जनता तक अपनी बात पहुंचाना भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं और आरजेडी के संस्थापक सदस्य भी हैं, जबकि तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। जगदानंद सिंह को आरजेडी के भीतर अनुशासन वाले नेता के रूप में जाना जाता है। जी हां, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जगदानंद सिंह ने पार्टी दफ्तर में नियम कानून लागू कर दिया और सीसीटीवी फुटेज के जरिए खुद निगरानी शुरू कर दी। जगदानंद सिंह को आरजेडी के भीतर अनुशासन वाले नेता के रूप में जाना जाता है। शुरू से ही आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बारे में सियासी गलियारों में एक किस्सा मशहूर है कि दरअसल 2009 में जगदानंद सिंह सांसद बन गए, जिसके बाद उनकी खाली सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ। जगदानंद सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देने की सिफारिश की, जिसे लालू प्रसाद यादव ने मान लिया। बताया जा रहा है कि जगदानंद सिंह के इस फैसले से नाराज होकर उनके बेटे सुधाकर सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए, जिसके बाद जगदानंद सिंह ने बेटे को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जब चुनाव के परिणाम आए तो फिर सुधाकर सिंह आरजेडी के
कैंडिडेट से चुनाव हार गए। जगदानंद सिंह को 2019 में लोकसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू यादव ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। अब तेज प्रताप यादव के मोर्चे खोलने के बाद उस सबकी नजर लालू प्रसाद यादव परिवार पर है। तेज प्रताप यादव पहले भी दिग्गज नेताओं के खिलाफ बयान देते रहे हैं, लेकिन इस बार जगदानंद सिंह ने कार्रवाई कर दी है। आपको बता दूं कि 76 वर्षीय जगदानंद सिंह बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने 2009 में राजद के टिकट पर बक्सर से चुनाव जीती। जगदानंद सिंह इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाए गए। 76 वर्षीय जगदानंद सिंह बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बरकत पर दर्ज हुए देशद्रोह के मुकदमे पर एआईएमआईएम के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता पर मुल्क से गद्दारी का चार्ज लगा दिया। उन्होंने क्या कहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उनके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया, जबकि इस कानून में पंडित नेहरू, गांधी, सेठ गोविंद दास, इन लोगों ने गद्दारी का चार्ज निकालने की वकालत की थी। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी वाले लोग मुंह नहीं खोलते हैं। क्यों नहीं मुंह खोलते हो भाई समाजवादी पार्टी वालों? असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिसने अलीगढ़ विश्वविद्यालय को दहशतगर्दी कहा, उसको ये अखिलेश फुल का हार पहनाते हैं। साथ ही ओवैसी ने कहा कि 50,000 मुसलमान मुजफ्फरनगर में बेघर हो गए। 2013 में किसकी सरकार थी? दोस्तों, बिहार सरकार के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा गुरुवार को सरकारी सेवकों एवं पेंशन धारकों को 28% महंगाई भत्ता की स्वीकृति का संकल्प जारी कर दिया गया है। यह विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह द्वारा जारी संकल्प के अनुसार 1 जुलाई से बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाएगा और बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता का भुगतान सितंबर के वेतन में जोड़कर होगा। परंतु इसके पूर्व यानी कि इसके पहले कि जुलाई के बकाया राशि का भुगतान अक्टूबर में और अगस्त के बकाया की राशि का भुगतान नवंबर में किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना जारी होने से पहले आयोग का एक निर्देश सुर्खियों में है। दरअसल नेपाल से जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पंचायत चुनाव में महिलाओं का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जी हां, राज्य निर्वाचन आयोग ने यानी कि बिहार निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है और इसका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देश में बताया गया है कि किसी भी महिला की जाति का निर्धारित उसके माता पिता जाति से होता है। जब पिता नेपाली है और उसकी बेटी की शादी भारत में हुई है तो उस पर आरक्षण का दावा नहीं बनता है। यहां आपको बता दूं कि पड़ोसी देश नेपाल से भारत को बेटी और रोटी का रिश्ता रहा है और बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं इस चुनाव में दावेदारी ठोक रही है जिनका मायके नेपाल में है। जो नेपाल से जाति प्रमाण पत्र उनका बना हुआ है। दोस्तों, आरजेडी में तेज प्रताप यादव जगदानंद सिंह के बीच मचे घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के तीर चल रहे हैं। इसी बीच एक न्यूज चैनल से तेज प्रताप यादव ने बातचीत करते हुए कहा कि कल से हम जनता दरबार लगाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यालय में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है या मुझको कोई नहीं रोक सकता है। मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। लालू यादव के परिवार को किसी को तोड़ने नहीं देंगे। आपको बता दूं कि ये सारी बातें राजद विधायक लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा है। तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि चापलूसों से घिरे हैं जगदानंद सिंह। बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर हमलावर दिखे। उन्होंने जगदानंद सिंह पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग विरोधियों से मिलकर पार्टी तोड़ना चाहते हैं। आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने हमलावर रूप अख्तियार करते हुए आरजेडी बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पिता लालू प्रसाद यादव को भी कार्यालय आने से जगदानंद सिंह ने ही साजिश रोका है। उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह पार्टी तोड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।